नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रमुख दुर्गों के बारे में आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है साथियों। जैसा कि हमने पिछले क्लास के अंदर आमेर दुर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी कि आमेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, कौन से जिले के अंदर स्थित है और आमेर दुर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, उन सब के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया है साथियों। और कुछ दुर्ग हमारे बाकी रह गए थे, वो आज की इस क्लास के अंदर हम समाप्त कर लेंगे उन सबको। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे साथियों दुर्गों के बारे में, और आज हम बात करें साथियों जयगढ़ दुर्ग के बारे में। अब साथियों जयगढ़ दुर्ग ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है। जो जयगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है। अब जयगढ़ के बारे में बात करें कि इसका निर्माण कब करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, इसका प्रवेश द्वार कौन कौन सा है, उसके बारे में देखें। तो जो जयगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण मिर्जा जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? मिर्जा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। फिर श्रेणी की बात करें कि कौन सी श्रेणी का है। अब गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। अब चलो गिरी श्रेणी का तो मान लिया कि गिरी श्रेणी का दुर्ग है, लेकिन ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? एक पहाड़ी, इग्गल की पहाड़ी। कौन सी? इग्गल की पहाड़ी है, उसके ऊपर स्थित है। यह चेल की पहाड़ी है, हम उसको बोल सकते हैं। यानी जो जयगढ़ फोर्ट है, ये इग्गल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर स्थित है। अब देखो ये चील की पहाड़ी पर स्थित है ना, तो इसका उपनाम भी इसके नाम पर ही होता है। कि उपनाम के बारे में देखो ये लिखा हुआ है चील का टीला। जो जयगढ़ दुर्ग है, इसको चील का टीला भी कहा जाता है और शाही आवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनाम। उपनाम है चील का टीला और शाही आवास। अब प्रवेश द्वार के बारे में बात करें कि जयगढ़ फोर्ट है, इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? जो जयगढ़ है, इसका प्रवेश द्वार जयपोल है। जयगढ़ का प्रवेश द्वार कौन सा है साथियों? जयगढ़ का प्रवेश द्वार जयपोल है। अब जो जयगढ़ दुर्ग है साथियों, इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है? इंपोर्टेंट बात यहाँ से आती है। जो जयगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण जो आमेर का दुर्ग है, इसके अंदर जो राज खजाना था, क्या राज खजाना, वहां पर पैसे, मोहरे, जेवरात, सोना चांदी जो भी थे ना, उनको सुरक्षित रखने के लिए, क्या जो आमेर राज्य का राज खजाना था, सोने चांदी सिक्के जेवरात मोहरे जो भी है ना, उनको सुरक्षित रखने के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है साथियों। अब ये जयगढ़ दुर्ग है ना, इसको तोपे व सुरंगों का दुर्ग भी कहा जाता है, या तोपे व सुरंगों का किला भी कहा जाता है। अब सुरंगों का किला क्यों कहा जाता है? देखो आमेर का दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग, ये तीनों दुर्ग है ना साथियों, पास पास के अंदर ही बने हुए हैं। यानी एक सुरंग निकली आमेर दुर्ग से, वह सुरंग पहुंच जाती है कहाँ पे? जयगढ़ के अंदर। एक सुरंग निकली जयगढ़ से, वह पहुंच गई कहाँ पे? नाहरगढ़ में। एक सुरंग निकलती है नाहरगढ़ से, वह आमेर में आ जाती है। और एक निकलती है कहाँ से? बिल्कुल आमेर से, जो कहाँ पे आ जाती है? ये चली जाती है कहाँ पर? नाहरगढ़ के अंदर। यानी यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें आपको देखने को मिलेंगी, गुप्त रास्ते देखने को मिलेंगे। यानी सुरंगें देखने को मिलेगी आपको कहाँ पर? जयगढ़ फोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी, आमेर फोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी और नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सुरंगें आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? जयगढ़ के अंदर। अब देखो राज खजाना रखते थे तो गुप्त रास्ते से ले जाया करते थे। क्या राज खजाना था आमेर राज्य का? आमेर राज्य का राज खजाना को ले जाने के लिए ऐसे थोड़ी है कि साहब हमारे पास इतना राज खजाना है और उसको लेके जा रहे सबको दिखाते हुए। ऐसे नहीं, गुप्त रास्ते से लेकर जाते थे। किससे? गुप्त रास्ते से लेकर जाते थे। जो जयगढ़ फोर्ट है ना, यहाँ पर पहुंचना बहुत ही दुर्लभ था ना। यानी यहाँ पर पहुंचने के लिए लगभग सुरंगों के माध्यम से राज खजाना ले जाया जाता था और राज खजाने को यहाँ पर सुरक्षित रख दिया जाता था। अरे आपके घर के अंदर पैसे रखे होंगे, कहीं पर भी पैसे रखे होंगे, आलमारी के अंदर के, आलमारी के अंदर भी फिर एक छोटा सा बॉक्स आता है, फिर उसके अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स आता है, वहां पर जाकर आप पैसे रखते हो। लेकिन जो आमेर राज्य था साथियों, उसका भी तो ये क्या है? आलमारी थी। यानी आमेर राज्य की आलमारी कौन सी थी? आमेर राज्य की आलमारी भी जयगढ़ दुर्ग थी। समझ गई बात को? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी तोपो सुरंग का किला कौन सा है?
जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर के अंदर स्थित है। अब तोपों का किला क्यों कहा जाता है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपको तोपें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप भी यहाँ पर स्थित है। और हम बात करें साथियों कि प्रमुख महल कौन कौन से स्थित है यहाँ पे, है ना। प्रमुख महल है सुबट निवास महल यहाँ पर स्थित है, खिलवत महल यहाँ पर स्थित है, चारबाग शैली का उद्यान यहाँ पर स्थित है। यानी प्रमुख महल सुबट निवास महल यहाँ पर स्थित है, और खिलवत महल है, चारबाग शैली का उद्यान है। यह प्रमुख महल है जयगढ़ दुर्ग के अंदर। उसके पश्चात हम बात करें इस दुर्ग का लघु दुर्ग, जो जयगढ़ दुर्ग है इसका लघु दुर्ग कौन सा है? इसका लघु दुर्ग है विजयगढ़ी दुर्ग। कौन सा है भाई साहब? विजयगढ़ी दुर्ग। अब ये विजयगढ़ी दुर्ग है ना, इसके बारे में बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। जो विजयगढ़ी दुर्ग है इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है ना। और फिर बात करें विजयगढ़ी दुर्ग के बारे में, किस दुर्ग में विजय सिंह को कैद किया था। जो ये विजयगढ़ी दुर्ग है ना, इसके अंदर किसको कैद किया गया था? विजय सिंह को कैद किया गया था। अब इसके अंदर और भी मंदिर भी बने हुए, देखो मंदिर सभी दुर्गों के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। आगे भी अपन जितने भी दुर्ग पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। आपके गांव के अंदर भी 10-5 मंदिर तो देखने को मिल ही जाएंगे, है ना। उसी प्रकार जो महल थे, दुर्ग थे, उनके अंदर भी तो राजा महाराजा निवास करते थे, वो भी भगवान के भक्त थे, वो भी दर्शन किया करते थे भगवान के, ना ईश्वर से के। तो आप देखो प्रमुख मंदिर कौन कौन से। एक तो मंदिर बना हुआ है आराम मंदिर। कौन सा? आराम मंदिर है। और एक मंदिर बना हुआ है सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर। यानी जो जयगढ़ दुर्ग है इसके अंदर आपको आराम मंदिर देखने को मिलेगा, और एक है सूर्य मंदिर। यहाँ पर दो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे मुख्यतः ना। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी हुई है। अब एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जेबाण तोप। कौन सी है? जेबाण तोप है। अब ये जेबाण तोप कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ फोर्ट के अंदर रखी हुई है। कहाँ पे? जयगढ़ फोर्ट के अंदर रखी हुई है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है सवाई जयसिंह द्वारा। जो जयबाण तोप है, जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1710 के अंदर। कब करवाया जाता है? 1710 के अंदर करवाया जाता है ना। अब देखो ये जयबाण तोप है ना, इसका वजन कितना है? क्या? इसका वजन है 50 टन। कितने टन? 50 टन इसका वजन है। और इसके अंदर जो गोले दागे जाते हैं ना, उनका वजन कितना है? उसका वजन है 50 किलोग्राम। कितने? 50 किलोग्राम वजन है। अब देखो 50 किलोग्राम वजन है इस जयबाण तोप का, वजन है 50 टन। और वहाँ जो गोले दागे जाते थे उनका वजन है 50 टन। अब जो नली होती है ना, क्या जो ये नली है, इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 1.6 मीटर। कितना? 1.6 मीटर इसका व्यास है साथियों। अब जो जयबाण तोप है इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। जयबाण तोप की लंबाई कितनी है? तो जयबाण तोप की लंबाई 20 फीट। कितनी है? जयबाण तोप की लंबाई, जयबाण तोप की लंबाई 20 फीट है भाई, है ना। चलो फिर आगे देखें कि इतिहास, ये जो जयबाण तोप है, जयबाण तोप को इतिहास के अंदर सिर्फ एक बार चलाया गया था। कब चलाया गया था? इतिहास में सिर्फ एक बार चलाया गया। किसको? जयबाण तोप को। और जैसे ही इसको चलाया जाता है ना, तो चाकसू के अंदर एक तालाब का निर्माण होता है। जो यहाँ पर गोला दागा गया, इतिहास में एक बार चलाया गया। अब जैसे ही वो गोला दागा गया ना, इसके अंदर चलाया गया इसको, तो इसका गोला है वो चाकसू है जयपुर ग्रामीण के अंदर, वहां पर आकर गिरता है। और वहां पर एक तालाब का निर्माण हो जाता है भाई साहब, इतने भयंकर तरीके से आकर गिरता है। अब वो कौन से तालाब का निर्माण होता है? वह तालाब है चाकसू के अंदर गोगेलाव तालाब। कौन सा तालाब? गोगेलाव तालाब है, उसका निर्माण होता है ना। ये कहाँ पे होता है? चाकसू के अंदर। और चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो पशु पक्षी है, पशु पक्षियों की जो इसकी गर्जना हुई थी, उसकी गर्जना से पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। जो प्रसव महिला थी उनका प्रसव हो गया था ना, ये आपको ध्यान अति होना आवश्यक है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन के अंदर आपको दे देगा आमेर के अंदर स्थित है, नाहरगढ़ के अंदर, जयगढ़ के अंदर, या चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आपको बताना है कि जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये जयगढ़ फोर्ट के अंदर स्थित है। और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो ये जानकारी हमने प्राप्त की किसके बारे में? जयगढ़ फोर्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। जयपुर के अंदर एक किला और स्थित है, वो है नाहरगढ़ का किला। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग है। अब ये नाहरगढ़ दुर्ग है ना, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया जाता है? कौन सी श्रेणी का है?
प्रवेश द्वार कौन सा है, उपनाम कौन सा है, उनके बारे में बात करें। देखो नाहरगढ़, अबे नाहरगढ़ कहाँ पर है, यह है जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ कहाँ पे है, नाहरगढ़ है जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ है जयपुर के अंदर है ना। अब जयपुर के अंदर ही तो वैसा भी इसका निर्माण 1734 के अंदर सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। नाहरगढ़ का निर्माण कब करवाया जाता है, 1734 के अंदर। किसके द्वारा करवाया जाता है, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। अब श्रेणी के बारे में बात करें कि ये कौन सी श्रेणी का है। देखो पीछे भी अपने जितने भी दुर्ग पड़े ना, वह किसी न किसी पहाड़ी के ऊपर है, पर्वत के ऊपर है, नदी के संगम पर बने हुए हैं, जंगल के अंदर स्थित है, ये पारिक श्रेणी का है, पारिद श्रेणी का है। उन सब के बारे में हम साथ के साथ जान रहे हैं। उसी प्रकार से जो नाहरगढ़ फोर्ट है, ये भी क्या है, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का, गिरी श्रेणी का दुर्ग। अब गिरी श्रेणी का दुर्ग होने के कारण ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह है साथियों कौन सी पहाड़ी पर, मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी, मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। अब ये जाना अपने दो बातें किसके बारे में, कि निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा। नाहरगढ़ फोर्ट कौन सी श्रेणी का है, गिरी श्रेणी का। गिरी श्रेणी का तो है, लेकिन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी, मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों प्रवेश द्वार की तरफ, कि नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ का प्रवेश द्वार है नाहरपोल या डूंगरपोल। कौन सा, नाहरपोल या डूंगरपोल। अब उसी प्रकार से हम पहले पढ़े थे, उसी प्रकार हम देखें कि नाहरगढ़ फोर्ट है, इसका उपनाम कौन कौन सा है। तो इसके उपनाम है जनाना क्वार्टर। क्या, जनाना क्वार्टर, जयपुर का मुकुटा, सुदर्शनगढ़, मीठड़ीगढ़। ये आपको ध्यान होना आवश्यक है। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जयपुर का मुकुटा कौन से दुर्ग को कहा जाता है। अब जयपुर का मुकुटा कौन से दुर्ग को कहा जाता है, नाहरगढ़ को। अब क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन थे आमेर भी था, जयगढ़ भी था, नाहरगढ़ भी था, है ना। आप इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि आपसे आगे भी एग्जाम में पूछ ले कि जयपुर का मुकुटा कौन सा है, नाहरगढ़ है। कौन सा है जयपुर का मुकुटा, जयपुर का मुकुटा नाहरगढ़ है ना। फिर आगे बात करें कि ये नाहरगढ़ का निर्माण क्यों करवाया जाता है। नाहरगढ़ का निर्माण करवाया जाता है जो मराठा आक्रांता थे साथियों। क्या, मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। किस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग का। क्यों करवाया जाता है, जो मराठा थे, मराठाओं का आक्रमण होता है आमेर के अंदर। कहाँ पे होता है, आमेर के अंदर मराठाओं का आक्रमण होता है। अब जैसे मराठाओं के द्वारा आक्रमण शुरू कर दिया जाता है, तो उनसे बचना आवश्यक था। क्या था, मराठा एक शक्तिशाली संगठन था, तो इनसे बचना अति आवश्यक था। तो जो आमेर के राजा थे, आमेर के राजाओं के द्वारा क्या किया जाता है, जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ का निर्माण करवाया दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है, नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण करवा दिया जाता है। अब नाहर सिंह भौमिया की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। किसकी छतरी स्थित है, नाहर सिंह भौमिया की छतरी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नाहर सिंह भौमिया की छतरी। नाम से पता चल रहा है आपको, नाहरगढ़, नाहरगढ़ के अंदर क्या है, नाहर सिंह भौमिया की छतरी है। कंप्लीट है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, कि नाहरगढ़ के अंदर एक समान 9 महल बने हुए। क्या, एक जैसे 9 महल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अब एक जैसे 9 महल क्यों बनवाया जाता है, अब वहां जो एक जैसे 9 महल बनवाने का भी एक कारण है साथियों। क्या है, निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा, माधो सिंह के द्वारा। माधो सिंह के द्वारा एक जैसे 9 महल बनवाए जाते हैं। कहाँ पर, नाहरगढ़ के अंदर। और किस शैली के अंदर बनवाए जाते हैं, विक्टोरिया शैली के अंदर। किस शैली में, विक्टोरिया शैली के अंदर बनवाए जाते हैं। अब क्यों बनवाए जाते हैं, जो माधो सिंह है, माधो सिंह की पासवाने थी 9 पासवाने। कौन कितनी, 9 पासवानों के लिए ये महल बनवाए जाते हैं। अब कौन कौन से महल है, उनके नाम भी आपको याद रखना आवश्यक है। एक है कुशमहल, सुखमहल, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल। कौन कौन से महल है, सुखमहल, कुशमहल, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल। ये 9 महल बने हुए एक जैसे ही, यानी जो ये 9 महल बनाए गए, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, सेम एक जैसे ही बनाए गए हैं साथियों। कौन सी शैली के अंदर बनाए जाते हैं, विक्टोरिया शैली के अंदर बनवाए जाते हैं। और किसके द्वारा, सवाई माधो सिंह के द्वारा। किसके लिए, अपने 9 पासवानों के लिए बनाए जाते हैं। किनके लिए, अपने 9 पासवानों के लिए बनाए जाते हैं। कौन से महल, बिल्कुल है ना। और इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले, कि एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है,
नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ के अंदर किसके द्वारा करवाया गया है? तो आपको बताना है सवाई माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे हम बात करेंगे लोहागढ़ के बारे में। किसके बारे में? लोहागढ़ के बारे में बात करेंगे। और ये लोहागढ़ कहाँ पर है? ये लोहागढ़ है भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? लोहागढ़ के भरतपुर के अंदर है। और लोहागढ़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लोहागढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण रुस्तम जाट के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? रुस्तम जाट के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इसके आधुनिक निर्माता के बारे में बात करें अपन कि जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? तो आधुनिक निर्माता आपको बताना है सूरजमल जाट। आधुनिक निर्माता कौन है? आधुनिक निर्माता सूरजमल जाट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा साथियों? यह पारिक श्रेणी का दुर्ग। कौन सा? पारिक श्रेणी का दुर्ग। अब पारिक श्रेणी का दुर्ग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। क्या हो? खाई हो। यानी पारिद श्रेणी और पारिक श्रेणी के अंदर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक तो है पारिक श्रेणी। कौन सी? एक तो है पारिक श्रेणी और एक है पारिद श्रेणी। पारिद श्रेणी। अब ये लास्ट के अंदर पारिक के अंदर क्या रहा है? ख आ रहा है ना। यानी ख से खाई आप ध्यान रखना है। लास्ट का शब्द ध्यान रखना है, खाई, और यानी 10 आ गया। तो यहाँ पर आपको दीवार ध्यान रखना है। अब पारिद श्रेणी का दुर्ग तो होता है जिसके चारों तरफ दीवार हो, और पारिक श्रेणी का दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ खाई हो। यह आपको नॉर्मली ध्यान रखना है भाई साहब, है ना। तो आगे बढ़े अब साथियों। अब आगे हैं साथियों कि अपन ने देखा श्रेणी खाई, यानी जो लोहागढ़ दुर्ग है इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ खाई है साथियों। फिर प्रवेश द्वार के बारे में बात करें कि जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? क्या? लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार लोहिया पोल है। कौन सा पोल है? लोहिया पोल लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। अब देखो इसके उपनाम भी है साथियों। क्या उपनाम भी है? अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर सभी के उपनाम होते हैं। आपके पापा आपको अलग नाम से बुलाते हैं, मम्मी अलग नाम से बुलाती है, आपकी पत्नी अलग नाम से बुलाती है, और आपके दोस्त अलग नाम से बुलाते हैं आपको, आपका भाई, आपके दादा, सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं आपको ना। यानी उसी प्रकार से जो राजस्थान के दुर्ग है ना, उनके भी अलग अलग नाम थे साथ ही, उपनाम थे। एक मुख्य नाम हो गया जो आपके अंदर आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड के अंदर आपका जो मेन नाम था, मुख्य नाम था, वो हो जाता है। अब उसके अलावा आपके दादा, पापा जी, मम्मी जी, और आपकी पत्नी और आपके दोस्त, वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं आपको ना। उसी प्रकार से क्या है साथियों, कोई सा भी दुर्ग ले लो उसके प्रत्येक के उपनाम देखने को मिलेंगे आपको ना। अब लेकिन अपन लोहागढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग है ना, इसके उपनाम कौन कौन से? लोहागढ़ के उपनाम है राजस्थान का अजय दुर्ग। क्या? राजस्थान का अजय दुर्ग। अब राजस्थान का अजय दुर्ग क्यों कहा गया इसको? इसको किसी ने नहीं जीता भाई साहब आज दिन तक। क्या है? किसी ने भी नहीं जीता। देखो चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण भी होते हैं, और उनके ऊपर क्या है, मुगलों का अधिकार भी हो जाता है और अंग्रेजों का अधिकार भी हो जाता है। लेकिन लोहागढ़ दुर्ग है ना, इसके ऊपर आज दिन तक किसी ने अधिकार नहीं किया है। क्या? अधिकार नहीं किया। ना तो मुगलों ने अधिकार किया और ना ही अंग्रेजों ने अधिकार किए। कौन से दुर्ग के ऊपर? लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर, है ना। फिर और बात करे थे अपन लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम के बारे में, तो पहले भी अपन ने देखा था जब हमारी पहली क्लास हुई थी उसके अंदर देखा कि पूर्वी सीमा का प्रहरी। क्या? पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग हो जाता है? तो पूर्वी सीमा का प्रहरी भी लोहागढ़ दुर्ग हो जाता है, जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। अब जो लोहागढ़ दुर्ग है इसके अंदर एक झील बनी हुई है। अब वो झील कौन सी बनी हुई है? मोती झील बनी हुई है। कौन सी? मोती झील बनी हुई। अब ये मोती झील है ना, ये भरतपुर की जीवन रेखा है। कौन सी है? भरतपुर की जीवन रेखा। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील है, तो आपको बताना है भाई साहब भरतपुर की जीवन रेखा तो मोती झील है। कौन सी? मोती झील है ना। फिर बात करें अपन की ये कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है? जो मोती झील है ये कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है? तो एक नदी निकलती है भरतपुर से, रूपारेल नदी।
कौन सी? रूपारेल नदी निकलती उसको रोककर बनाई गई है कौन सी झील? मोती झील। कहाँ पर बनाई गई है? भरतपुर के अंदर। देखो, और जो ये मोती झील है ना, इससे एक नहर भी निकाली गई है। अब वो कौन सी नहर निकाली गई है? एक नहर है सुजान नहर। कौन सी? सुजान नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? सुजान नहर निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? मोती झील से। मोती झील कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाया गया? रूपारेल नदी को। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा है। अब देखो, इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के महल बने हुए हैं। किसके अंदर? लोहागढ़ के अंदर। अब कौन कौन से महल बने हुए? एक तो बना हुआ है दादी माँ का महल। कौन सा? दादी माँ का महल। कहाँ पर बना हुआ है? लोहागढ़ के अंदर। एक बना हुआ है किशोरी माँ का महल, वजीर कोठी, जवार बुर्ज। ये क्या बने हुए? प्रमुख महल बने हुए किसके अंदर? लोहागढ़ के अंदर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन से? दादी माँ का महल कहाँ पर बना हुआ है? लोहागढ़ के अंदर। किशोरी माँ का महल भी बना हुआ है, वजीर कोठी भी बनी हुई है, और जवाहर बुर्ज भी बनी हुई है। फिर आगे बात करें साथियों अपन कि यहाँ पर प्रमुख मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। एक मंदिर देखने को मिलेगा लक्ष्मण मंदिर। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अब लक्ष्मण मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सिर्फ लक्ष्मण मंदिर आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर, लोहागढ़ के अंदर, है ना। यानी राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर स्थित है। और कौन कौन से मंदिर है? एक बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है। किनका? बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है। एक मस्जिद बनी हुई है जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनी हुई है? जामा मस्जिद बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? लोहागढ़ के अंदर। अब अभी हम बात कर रहे थे कि मुगलों के द्वारा अधिकार नहीं किया गया था ना, लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा था किसके ऊपर अधिकार करने का? हाँ, किसके ऊपर अधिकार करने का? लोहागढ़ के ऊपर। बहुत असफलता मिलने के पश्चात लोहागढ़ के ऊपर 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1826 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कौन से दुर्ग के ऊपर? लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेते हैं ना। अब फिर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे नीचा दुर्ग है। क्या है? सबसे नीचा दुर्ग है। अब नीचा किस प्रकार से है? क्या इसकी हाइट नहीं है? क्या नहीं है ना। लेकिन अभी अपन ने देखा था खाई कौन सी श्रेणी का है? पारिक श्रेणी का, यानी खाई खाई के अंदर बना हुआ है साथियों ना, यानी चारों तरफ खाई है। और इसका जो समुद्र तल से अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई देख के तो ये क्या है? कम है। यानी राजस्थान के अंदर सबसे नीचा दुर्ग है कौन सा? लोहागढ़। और फिर हम बात कर रहे थे कि ये लोहागढ़ है, ये क्या है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है साथियों। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। अब यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है अष्ट धातु से निर्मित। कौन सा? यहाँ पर अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा भी लगा हुआ है। अब उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण जवाहर सिंह के द्वारा करवाया जाता है। जो अष्ट धातु दरवाजा है उसका निर्माण जवाहर सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अभी जवाहर सिंह के द्वारा कब करवाया जाता है? यह करवाया जाता है 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में स्थापित करवाया जाता है। किन के द्वारा? जवाहर सिंह के द्वारा। अब जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग के बारे में विभिन्न कथन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कथन कहे जाते हैं। अब कथन कौन कौन से कहे गए? 8 फिरंगी 9 गोरे, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। एक कथन कहा जाता है 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। अब लड़े जाट के 2 छोरे तो कौन कौन से थे? दुर्जन साल और माधो सिंह। कौन? दुर्जन साल और माधो सिंह। ये कथन पहले भी पूछा गया है कि 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे, वो कौन कौन से हैं? दुर्जन साल, माधो सिंह। किसके बारे में कहा जाता है? लोहागढ़ फोर्ट के बारे में कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे डीग का किला है ना। कौन सा? डीग का किला। अब देखो ये छोटे छोटे किले, इनसे आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है कि डीग का किला कहाँ पर है, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब हम जो पढ़ेंगे, जो इंपोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा साथियों ना। एक है डीग का किला। अब ये डीग का किला है ना, ये कहाँ पर है? डीग के अंदर है। कहाँ पर है? डीग जिले के अंदर है। अभी हाल ही के अंदर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए थे। कितने?
19 नए जिले बनाए गए थे, उनके अंदर एक जिला कौन सा शामिल है? डीग का जिला भी शामिल है। अब डीग का जिला है ना साथियों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? किसका? डीग का किला का निर्माण किसके द्वारा? बदन सिंह के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण बदन सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अब इसके अंदर सूरजमल जाट महल भी स्थित है। कौन सा? सूरजमल महल भी स्थित है। अब देखो, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आता है कि सूरजमल महल कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है सूरजमल महल कहाँ पर है? डीग के किले के अंदर स्थित है। आपको लोहागढ़ नहीं बताना है यहाँ पर, क्या लोहागढ़ नहीं बताना। और डीग सूरजमल महल डीग का किला के अंदर स्थित है, डीग के अंदर स्थित है ना। और हम बात करें साथियों जो डीग का किला है इसके बारे में कि किनारे जलमहल स्थित है। जो डीग का किला है, डीग के किले के किनारे जलमहल स्थित है। क्या है? जलमहल स्थित है। किसके किनारे स्थित है? डीग के किले के अंदर। अब फिर बात करें जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है? जो जलमहल है, जलमहलों की नगरी डीग को कहा जाता है। जो जलमहल है साथियों, जलमहलों की नगरी डीग को कहा जाता है। फिर आगे बात करें बाला किला। बाला किला है अलवर के अंदर। कहाँ पर है बाला किला? बाला किला अलवर के अंदर है, या इसको अलवर का किला भी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? अलवर का किला भी बोलते हैं। अब बाला किला का निर्माण अलगूराय और कोकिल देव के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? यह करवाया जाता है अलगूराय के द्वारा और कोकिल देव के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। निर्माण किसके द्वारा? अलगूराय के द्वारा, कोकिल देव का द्वारा करवाया जाता है। अब ये बाला किला है ना, इसके बारे में एक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 52 दुर्गों का लाडला कौन सा दुर्ग है? क्या? 52 दुर्गों का लाडला कौन सा दुर्ग है? इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि 52 दुर्गों का लाडला बाला किला है ना। चलो आगे बढ़ते साथियों। यहाँ पर एक सलीम महल स्थित है। कौन सा? सलीम महल स्थित है। और यहाँ पर झूलता महल भी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, बाला किला से केवल आपको यही बात याद रखनी है। कौन सा? 52 दुर्गों का लाडला। 52 दुर्गों का लाडला कौन सा है? बाला किला है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे अगले दुर्ग की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। एक है भानगढ़ का किला। अब ये भानगढ़ के किले के बारे में भी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निर्माण भगवंत दास के द्वारा और भूतिया किला के बारे में। कौन सा? एक तो पूछा जाता है कि निर्माण किसके द्वारा? निर्माण भगवंत दास के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? भगवंत दास के द्वारा। और ये क्या है? भूतिया किला। यहाँ पर आपको भूत देखने को मिल सकते हैं रात के अंदर। यहाँ का क्या है साथियों, अभी तो ये क्या है, ध्वस्त हो गया है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अभी वर्तमान समय की बात करें अपन, कि वर्तमान के अंदर आप यहाँ पर रात नहीं रह सकते। जैसे 5 बजे के पश्चात यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। बानगढ़ के किले के अंदर क्या एंट्री बंद हो जाती है। ऐसा मानना है कि यहाँ पर रात के अंदर भूत घूमते हैं। दिन में तो आप घूमते हो और रात को भूत घूमते हैं यहाँ पे। अब यदि आपको रात के अंदर भूत देखना है तो भूत देखने आप यहाँ पर जा सकते हो, है ना। फिर हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते साथियों, और यहाँ पर एक महल स्थित है। कौन सा? मेहंदी महल। कौन सा? मेहंदी महल स्थित है। और घास कुंड स्थित है। यह पूछा जाता है भानगढ़ के बारे में। केवल भानगढ़ के बारे में ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, निर्माण के बारे में। और ये क्या है? भूतिया किला है साथ। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों बयाना दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? बयाना दुर्ग के बारे में। अब बयाना दुर्ग के साथियों, बयाना दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल के द्वारा करवाया जाता है। और बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, है ना। अब जो बयाना दुर्ग है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? जो बयाना दुर्ग है, बयाना दुर्ग के उपनाम कौन कौन से? अब बयाना दुर्ग के उपनाम है सोनितपुर। कौन सा? सोनितपुर, बाणासुर, बादशाह दुर्ग। ये किसके उपनाम है? बयाना दुर्ग के उपनाम है। किसके? बयाना दुर्ग के उपनाम है। कौन कौन से? सोनितपुर, बाणासुर, बादशाह दुर्ग। बयाना दुर्ग के उपनाम है। और बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। फिर आगे बात करें, जो ये बयाना दुर्ग है ये दमदमा या मानी पहाड़ी पर स्थित है। किस पे? या तो दमदमा देखने को मिलेगा आपको, या मानी पहाड़ी देखने को मिलेगा आप, वहां पर स्थित है। अब जो बयाना दुर्ग है, बयाना का प्राचीन नाम, बयाना दुर्ग से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? कि बयाना का प्राचीन नाम, बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंत। कौन सा है? श्रीपंत है। बयाना का प्राचीन नाम कौन सा है? बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत है। अब फिर आगे बात करें
राजस्थान का पहला प्रथम विजय स्तंभ। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, कौन सा, कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है और कहां पर स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, विजय स्तंभ राजस्थान का पहला निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया जाता है। फिर हम बात करें कि यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, उषा मंदिर। अब ये उषा मंदिर है ना, उसका उषा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, चित्रलेखा के द्वारा करवाया जाता है। जो उषा मंदिर है, उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा के द्वारा करवाया जाता है। फिर आते हैं भीमलाट। क्या, भीमलाट। अब भीमलाट का निर्माण किसके द्वारा, भीमलाट का निर्माण विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, विष्णुवर्धन के द्वारा भीमलाट का निर्माण बयाना दुर्ग के अंदर करवाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे हम बात करेंगे कुचामन का किला। कौन सा किला, कुचामन का किला। अब ये कुचामन का किला है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। जो कुचामन का किला है, इसका निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा करवाया जाता है। जो राजपूत होते हैं गौड़, जो गौड़ राजपूत है उनके द्वारा कुचामन के किले का निर्माण करवाया जाता है। वैसा फिर आगे बात करें कि आधुनिक निर्माता कौन है। जो कुचामन का किले है, इसका आधुनिक निर्माता है जालिम सिंह। कौन सा सिंह, जालिम सिंह कुचामन के किले का आधुनिक निर्माता है। फिर आगे बात करें, अणखला दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अणखला दुर्ग कहा जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अणखला दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है और इसके आधुनिक निर्माता के बारे में ध्यान रखना है। कुचामन के किले से दो बात याद रखनी है, कौन सी, आधुनिक निर्माता अणखला दुर्ग किसे कहा जाता है। और जो कुचामन का किला है, इसको जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जागीरी किलों का सिरमौर। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, कि जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग है, कुचामन का किला है। ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। ये तीन बातें ये एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जा सकती है। एक तो जागीरी किलों का सिरमौर, पहले भी जागीरी किलों के सिरमौर के बारे में पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग है, तो आपको बताना है कुचामन का किला। अब राजस्थान का एकमात्र जागीर है जिसकी स्वयं की मुद्रा थी, यानी जो कुचामन का किला है इसकी क्या थी, स्वयं की मुद्रा थी। अब स्वयं की मुद्रा कौन सी थी, 21 सदा। कौन सी, 21 सदा मुद्रा थी। फिर बात करें कुचामन जहांगीर की राजधानी थी मारोट। जो कुचामन जहांगीर है इसकी राजधानी थी कौन सी, मारोट। कौन सी राजधानी थी, मारोट राजधानी थी भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे नागौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, नागौर दुर्ग। अब वही नागौर दुर्ग के बारे में बात करें अपन, कि जो नागौर दुर्ग है, नागौर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अब जो नागौर दुर्ग है, नागौर दुर्ग का निर्माण कैमास के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, कैमास के द्वारा करवाया जाता है। किसका निर्माण, नागौर दुर्ग का निर्माण। अब बात करें अपन, ये कैमास कौन थे, कैमास थे सोमेश्वर का दरबारी मंत्री। किनका दरबारी मंत्री था, सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था कैमास। और कैमास के द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अब नागौर दुर्ग इसका प्राचीन नाम क्या है, जो नागौर इसका प्राचीन नाम है अहि छत्तरगढ़। क्या है, अहि छत्तरगढ़ इसका प्राचीन नाम है साथियों। और इसके अंदर हम बात करेंगे अपने जो भी अपन बादल महल देखे थे, लेकिन जो वास्तविक बादल महल है, क्या, वास्तविक बादल महल है, वास्तविक बादल महल नागौर दुर्ग के अंदर स्थित है। कौन से दुर्ग में देखने को मिलेंगे, नागौर दुर्ग के अंदर आपको वास्तविक बादल महल देखने को मिलेंगे। अब नागौर दुर्ग है ना, इसके अंदर जल प्रबंधन हेतु विश्व विख्यात था। क्या था साथियों, विश्व विख्यात। जल प्रबंधन के लिए विश्व विख्यात दुर्ग कौन सा है, नागौर का दुर्ग है। और अमर सिंह राठौर की कर्मस्थली थी। किनकी कर्मस्थली, अमर सिंह राठौर की कर्म स्थली थी भाई साहब। कौन सा दुर्ग जी, नागौर दुर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है सिवाना का किला। कौन सा, सिवाना का किला। सिवाना कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है, सिवाना बाड़मेर के अंदर। अब जो सिवाना का किला है ना साथियों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है वीर नारायण पंवार के द्वारा। किसके द्वारा, वीर नारायण पंवार के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अब एक मिनट में पानी पी लेता हूँ ना।
हाँ जी, हम बात कर रहे थे सिवाना के किले के बारे में। सिवाना किला बाड़मेर के अंदर निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया, किनके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा। अब जो सिवाना किला है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना किला हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा किला हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना का किला। फिर आगे बात करें साथियों कि मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, कौन सा? कि मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? तो मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली सिवाना का किला है। कौन सा? सिवाना का किला। और जालोर दुर्ग की कुंजी, क्या? जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग हो जाता है साथियों? जालोर दुर्ग की कुंजी भी सिवाना दुर्ग है। और मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, ये भी कौन सा है? सिवाना का किला है। अरे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? इसका आप कमेंट करके आंसर दीजिए। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? जल्दी से कमेंट करके बता देना आप कि मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। देखो, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली तो सिवाना का किला है, और जालोर दुर्ग की कुंजी यही है ना। और मारवाड़ मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप, है ना। फिर आगे बात करें, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, मामदेव कुंड स्थित है। कौन सा? मामदेव कुंड स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर, सिवाना दुर्ग के अंदर, है ना। फिर बात करें 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम शाखा होते हैं। 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और आक्रमण के समय प्रथम शाखा होता है सिवाना दुर्ग का। फिर आगे बात करें बाली दुर्ग, छोटा सा दुर्ग है बाली दुर्ग। बाली दुर्ग का निर्माण विरम देव के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? विरम देव के द्वारा करवाया जाता है। और ये बाली दुर्ग ने, बाली दुर्ग कहाँ पर है? बाली दुर्ग पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली के अंदर है। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें, जो अपराध करते हैं ना, कौन? छपरी टाइप के लोग, उनका स्थान बन गए, यानी क्या है? जेल बन गई भाई साहब, है ना। वर्तमान के अंदर यहाँ पर जेल संचालित है। किसके अंदर? बाली दुर्ग के अंदर। और बाली दुर्ग कहाँ पर है? पाली के अंदर। निर्माण विरम देव के द्वारा करवाया जाता है, और वर्तमान के अंदर यहाँ पर जेल संचालित है। क्या संचालित है? जेल संचालित है। फिर आगे बात करें साथियों पीपलूद दुर्ग के बारे में। कौन सा दुर्ग? पीपलूद दुर्ग। और ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। इसका निर्माण दुर्गादास राठौर के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? दुर्गादास राठौर के द्वारा करवाया जाता है। और अजीत सिंह की शरण स्थली है। किनकी शरण स्थली है? अजीत सिंह की शरण स्थली है। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? अजीत सिंह की शरण स्थली पीपलूद दुर्ग, जो बाड़मेर के अंदर है ना। फिर आगे बात करें नवलखा दुर्ग, जो कहाँ पर है? नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर। नौ लखे ने फेल करे तेरे माते वाला ठिकाना, वो नहीं, नवलखा दुर्ग है भाई साहब ना। वो अरे कहाँ पर है? नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। और नींव किसके द्वारा रखी जाती है? नींव पृथ्वी सिंह के द्वारा 1860 में रखी जाती है। कब? नींव 1860 में पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी जाती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कोटा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कोटा दुर्ग। अब ये कोटा दुर्ग है ना भाई साहब, इसके बारे में बात करें कि कोटा दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अब ये कोटा दुर्ग है ना भाई साहब, इसका निर्माण जेतर सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? जेतर सिंह के द्वारा कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और ये कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे? कोटा जिले के अंदर स्थित है। चलो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। कौन सा? माउटा तालाब। कौन सा तालाब बना हुआ है? माउटा तालाब यहाँ पर बना हुआ है साथियों। और ये क्या है? कोटा दुर्ग भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए? यहाँ पर भित्ति चित्रों हेतु एक हवेली बनी हुई है। कौन सी? जाला हवेली। किस कौन सी हवेली बनी हुई है? एक जाला हवेली बनी हुई है, जो भित्ति चित्रों हेतु क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। क्या है? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। अब देखो, आजादी की लड़ाई सबने लड़ी है, अपने तो नहीं लड़ी, अपने पूर्वजों ने तो लड़ी है। अब जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी थे, अभी वर्तमान समय के अंदर भी बहुत सारे क्रांतिकारी है ना। क्या है? वर्तमान समय भी क्रांतिकारी है, पहले भी क्रांतिकारी थे। अब लेकिन 1857 के समय जो क्रांतिकारी थे, उनके अधीन रहने वाला
दुर्ग है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक अधीन रहने वाला दुर्ग कौन सा है? कोटा दुर्ग है। लगभग लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। कौन सा दुर्ग? कोटा दुर्ग। अब ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के पास सबसे लंबे समय तक रहने वाला दुर्ग कौन सा है? तो भाई साहब आपको बताना है कौन सा दुर्ग? कोटा दुर्ग। लगभग 6 महीने के आसपास रहा था ना। अपन तो नहीं थे, लेकिन अपन तो वही जो पढ़ते हैं हरे वही पढ़ा रहे हैं ना। फिर आगे बात करें, एक दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग है ना। कौन सा? शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग भी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग है। अब ये शेरगढ़ दुर्ग है ना, ये कहाँ पर है? शेरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बारां के अंदर स्थित है। कौन सा दुर्ग? बारां में शेरगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर स्थित है। अब चलो, शेरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर स्थित है ये तो पता चल गया, लेकिन निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो शेरगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसके द्वारा? मालदेव द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा करवाया जाता है। अब यहां से इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। अब वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि हुनहुकार तोप का, कौन सा? हुनहुकार तोप का एक क्वेश्चन बनता है। अब एक तोप स्थित है शेरगढ़ के अंदर, कौन सी? हुनहुकार तोप। और ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि हुनहुकार तोप कहाँ पर स्थित है? ये हुनहुकार तोप है कहाँ पे? शेरगढ़ के अंदर। कहाँ पे? शेरगढ़ के अंदर। अभी हमने जस्ट इसी क्लास के अंदर नाहरगढ़ के बारे में देखा था। एक तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, और एक नाहरगढ़ और बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नाहरगढ़। अभी एक नाहरगढ़ कहाँ पर बना हुआ है? बारां के अंदर। एक कहाँ पर है? बारां के अंदर है। एक है जयपुर के अंदर। अब नाहरगढ़ के बारे में एक छोटी सी बात याद रखनी, इससे क्या है क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको बताना भी आवश्यकता कि इसकी आकृति है ना नाहरगढ़ की, ये लाल किले जैसी है। किसकी जैसी है? लाल किले की जैसी है साथियों। जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ कौन सा वाला? बारां के अंदर है ना। इसकी आकृति लाल किले की जैसी है। लाल किला कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, उसकी जैसी है ना। फिर आगे बात करते हैं साथियों, और आगे बेसरोडगढ़। कौन सा? बेसरोडगढ़। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसका निर्माण बेसा शाह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? बेसा शाह के द्वारा। और बेसा शाह के द्वारा एक शासक और था, रोड़ा शाह। कौन सा? रोड़ा शाह, इनके द्वारा करवाया जाता है। और बेसरोडगढ़ के बारे में एक बात यही याद रखनी है कि राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको बताना है बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है ना। और ये क्या है? एक व्यापारी दुर्ग था। कौन सा था? व्यापारी दुर्ग था। अब व्यापारी दुर्ग किस प्रकार से व्यापार का जो कार्य होता था ना, वह यही दुर्ग करता था। कौन सा दुर्ग करता था? व्यापार का कार्य। बिल्कुल, बेसरोडगढ़। अब एक दुर्ग बना हुआ है अचलगढ़ दुर्ग, जो सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। किसका निर्माण? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? बेसरोडगढ़ दुर्ग। अब ऐसे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित यानी सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? तो आपको बताना है अचलगढ़ दुर्ग, जो सिरोही के अंदर स्थित है प्यारे साथियों। फिर आगे बात करें साथियों, एक दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा? मांडलगढ़ दुर्ग। अब जो मांडलगढ़ दुर्ग है ना साथियों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? एक मांडिया बिल नाम था। कौन था? मांडिया बिल। मांडिया बिल के द्वारा मांडलगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया जाता है। किसका? मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण मांडिया बिल के द्वारा करवाया जाता है। और ये कौन सी श्रेणी का हो जाएगा साथी? ये है जल या औद्योगिक श्रेणी का दुर्ग। कौन सा? जल या औद्योगिक श्रेणी का। अब ये जल या औद्योगिक श्रेणी का दुर्ग कौन सा होता है? यानी किसी नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग। क्या? किसी नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा? औद्योगिक या जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। चलो, अब जल दुर्ग श्रेणी का है साथियों, औद्योगिक श्रेणी का है।
तो कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? क्या? कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? अभी ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है, एक बनास, बेड़च, मैनाल, कौन सी? बनास, बेड़च, मैलान नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? मांडलगढ़ दुर्ग साथियों। फिर आगे बात करें साथियों कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, क्या? हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो अकबर की सेना थी, अकबर की सेना को यहाँ पर ही प्रशिक्षण दिया गया था। कौन से दुर्ग के अंदर? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। कितने दिन तक? 21 दिन तक। कितने दिन तक? 21 दिन तक सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। अब जो महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप आजीवन एक तो मांडलगढ़ के ऊपर अधिकार नहीं कर पाए थे और चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार नहीं कर पाए थे। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अगला दुर्ग जालोर दुर्ग। कौन सा? जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अब यहाँ पर जो इतिहासकार थे उनके द्वारा अलग अलग बताया जाता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण उसके द्वारा, और अलग इतिहासकार अलग बताते हैं। अब दोनों के बारे में देख लेते हैं। एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन? एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा 730 से 760 ईस्वी के मध्य करवाया जाता है। लेकिन यही सही हो जाएगा साथियों, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर ना। और GH ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ये भी इतिहासकार है। इनके द्वारा बताया जाता है कि इसका निर्माण 10वीं सदी में करवाया जाता है दारावर्ष परमार के द्वारा। किसके द्वारा? दारावर्ष परमार के द्वारा करवाया जाता है। फिर हम बात करें जालोर दुर्ग के बारे में कि जालोर दुर्ग ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का है। जालोर दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? जालोर दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग है साथियों। अब गिरी श्रेणी का है साथियों, तो कौन सी पहाड़ी पर या पर्वत पर स्थित है? यह है कनकाचल पहाड़ी पर स्थित। कौन सी पहाड़ी पर? कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। अब चलो अपन घूम रहे जालोर दुर्ग के अंदर, तो अपन ने इसका निर्माण के बारे में देख लिया और श्रेणी के बारे में अपन ने बात कर ली। लेकिन फिर आगे एक कंफ्यूजन होता है कि अपन इसके अंदर घूमने तो चल रहे हैं, तो वहां पर आपको एक दरवाजा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दरवाजा। अब जो दरवाजा देखने को मिलेगा, प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा, वह कौन सा है? एक तो मिलेगा आपको सिरेपोल और एक मिलेगा सूरजपोल। कौन सा? एक तो सिरेपोल, एक सूरजपोल आपको देखने को मिलेगा साथियों। फिर आगे बात करें साथियों की जो जालंधर नाथ है, जालंधर नाथ की गुफा यहाँ पर स्थित है। जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग के अंदर जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। किनकी गुफा स्थित है? जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। कहां पर है? जालोर दुर्ग के अंदर। फिर आगे बात करें साथियों की दुर्ग में नटनी की छतरी स्थित है। कौन सी? नटनी की छतरी स्थित है। कहां पर? जालोर दुर्ग के अंदर। और एक आता है साथियों नटनी का चबूतरा। कौन सा आता है? नटनी का चबूतरा। एक तो आपको देखने को मिलेगी नटनी की छतरी और एक आपको देखने को मिलेगा नटनी का चबूतरा। अभी नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे देखने को मिलेगा आपको किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा, है ना। चलो, और यहाँ पर जलाशय भी बने हुए हैं। अब जलाशय कौन कौन से? एक है जालर बावड़ी, सोन बावड़ी, पापड़ बावड़ी। यानी जालोर दुर्ग के अंदर जलाशय पानी की स्रोत है। अरे कोई भी निवास करेगा तो उसको पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी। अभी आपके सामने क्लास ले रहे हैं हम, और क्लास के अंदर 10-15 मिनट के बीच बीच के अंदर हमको पानी पीना पड़ता है, गला सूख जाता है बोलते बोलते ना। उसी प्रकार से कोई भी दुर्ग के अंदर निवास कर रहा है तो उसके लिए पानी का स्रोत तो होना आवश्यक है ना। अब कौन कौन से स्रोत है यानी कौन कौन से जलाशय हैं? एक जालर बावड़ी है, सोन बावड़ी है और पापड़ बावड़ी है। अब यहाँ पर महल भी बने हुए हैं साथियों। अब महल कौन कौन से? एक मान सिंह का महल बना हुआ है, रानी महल बना हुआ है और नाथावत महल बना हुआ है। ये महल बने हुए हैं कहाँ पे? जालोर दुर्ग के अंदर। अब जालोर दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मंदिर। मंदिर तो सभी दुर्गों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बना हुआ है? अवशोधन मंदिर बना हुआ है। कौन सा? अवशोधन मंदिर बना हुआ है। और आपको यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जोग माया माता मंदिर भी देखने को मिलेगा। आशापुरा माता मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा साथियों। और फिरोजा तोपे मस्जिद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सी? फिरोजा या तोपे मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? जालोर दुर्ग के अंदर। कहाँ पर मिलेगी? जालोर दुर्ग के अंदर। अब ये जालोर दुर्ग ने इसके बारे में एक कथन कहा जाता है। अब वो कथन कौन सा कहा जाता है? राय का भाव तो रात ही गया। क्या कहा जाता है? राय का भाव तो रात ही गया, ये कथन कहा जाता है जालोर दुर्ग के बारे में। और हसन निजामी के द्वारा इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हसन निजामी के द्वारा कथन कहा जाता है उनके द्वारा कि जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग का दरवाजा आज दिन तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। अब जालोर दुर्ग के अंदर 1311 के अंदर साका होता है। क्या होता है? साका होता है। अब साका होता है तो आक्रमण किसका होता है? जौहर किसके द्वारा किया जाता है? केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? अब यहाँ पर 1311 ईस्वी के अंदर क्या होता है? साका होता है। अब आक्रमण में तो होता है अलाउद्दीन खिलजी का। आक्रमण किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का होता है। और केसरिया कानड़ दे के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कानड़ दे के द्वारा किया जाता है। और जौहर किया जाता है जेतल देवी के द्वारा। किनके द्वारा? जेतल देवी के द्वारा जौहर किया जाता है। अब हम बात करें साथियों की, अभी दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर आपको देखने को मिला था कि हाँ बिल्कुल है ना, क्या देखने को मिला था? नवलखा दुर्ग ना। कौन सा दुर्ग? नवलखा दुर्ग देखने को मिला था आपको ना। अब ये नवलखा दुर्ग है ना, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या? नवलखा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक तो नवलखा बावड़ी है, नवलखा दरवाजा भी है, नवलखा महल भी है, मंदिर भी है और दुर्ग भी है। ये आपको ध्यान होना आवश्यक है। अब देखो, इनको एक याद करने का तरीका है। नवलखा लिख लो आप। नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। दरवाजा कहाँ पर है? दरवाजा रणथंभौर के अंदर है। नवलखा महल उदयपुर के अंदर स्थित है। नवलखा मंदिर पाली के अंदर है। और नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। यानी नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। नवलखा दरवाजा रणथंभौर के अंदर। नवलखा दरवाजा कहाँ पे? रणथंभौर के अंदर। नवलखा महल उदयपुर के अंदर। नवलखा महल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। नवलखा मंदिर पाली के अंदर है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। फिर हम बात करें विजय स्तंभ के बारे में। आपको अपने राजस्थान के अंदर 5 विजय स्तंभ देखने को मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ में इस विजय स्तंभ नहीं, उसके अलावा भी और दुर्गों के अंदर विजय स्तंभ बने हुए हैं। अब जैसे अपन ने देखा था कि पहला स्तंभ बयाना दुर्ग के अंदर। कहाँ पे देखा था? बयाना दुर्ग। और ये बयाना भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर। यानी पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? पहला विजय स्तंभ तो कौन सा है? बयाना दुर्ग, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। उसके पश्चात आपको दूसरा विजय स्तंभ देखने को मिलेगा मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? मंडोर जोधपुर के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है ना, वो तीसरा विजय स्तंभ है। कौन सा है? तीसरा विजय स्तंभ है। और चौथा विजय स्तंभ है आहुआ पाली के अंदर। कहाँ पर है? आहुआ पाली के अंदर। और पांचवा विजय स्तंभ जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। पांचवा विजय स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है? जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो साथियों, यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की राजस्थान के अंदर जो भी दुर्ग हैं उनसे संबंधित। अब एक बार सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमने ये दुर्ग पढ़े ना, उनको एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या? एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप कष्ट करके इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे क्या है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं हो। और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड पहले आएगी या रीट पहले आएगी या फर्स्ट ग्रेड पहले आएगी। अब कंफ्यूज सर्वाधिक हो रहे हैं विद्यार्थी। अब कंफ्यूज किस प्रकार से कि
कोई रीट की तैयारी कर रहा है ना, यानी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना, और कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है। अब क्या होता है कि कोई रीट की तैयारी में लगा हुआ है, कोई सेकंड ग्रेड की। अब बहुत सारे कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि रीट पहले आएगी, सेकंड ग्रेड पहले आएगी, थर्ड ग्रेड पहले आएगी, फर्स्ट ग्रेड पहले आएगी। मैंने पहले भी आपको कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, चाहे रीट पहले आए, सेकंड ग्रेड पहले आए, थर्ड ग्रेड पहले आए, कोई सा भी एग्जाम पहले लगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रीट का आए तो रीट का भी देना है आपको, सेकंड ग्रेड का भी देना है, एग्जाम सभी देना हो है आपको ना। लेकिन आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, सेकंड ग्रेड भी आ जाए या फर्स्ट ग्रेड भी आ जाए या थर्ड ग्रेड भी आ जाए, तो आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मेरे को तो सेकंड ग्रेड ही लगना है, या फर्स्ट ग्रेड ही लगना है, या थर्ड ग्रेड ही लगना है। क्या फर्स्ट ग्रेड लगना है, सेकंड ग्रेड लगना है, थर्ड ग्रेड लगना है, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य एक नहीं होगा, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी साथियों। अपना लक्ष्य एक रखो आप, जब जाके आपको सफलता मिलने जाएगी। नहीं तो आपको, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप 17 वैकेंसियों के पीछे भागोगे तो कुछ भी पार पड़ने वाली नहीं है। आपको सिर्फ आपका लक्ष्य एक ही रखना है। जैसे आप देखो कि मेरा लक्ष्य रीट, तो आप सेकंड ग्रेड भी आ जाए आपके सामने, फर्स्ट ग्रेड भी आ जाए, लेकिन आपका लक्ष्य रीट ही रहना चाहिए। लक्ष्य सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड ही रहना चाहिए। कोचिंग वालों का क्या है, कोचिंग वाला सब अपने फायदे देखते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अरे गांव के अंदर कोई हाथी आ जाता है ना, हाथी हाथी एलिफेंट आ जाता है, हाथी आ जाता है, उसके पीछे कितने कुत्ते भौंकते हैं, पता है ना आपको। हाँ बस समझ गए ना। लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है, आपको आपका लक्ष्य के ऊपर ही ध्यान रखना है। कोई कुछ भी कहे, आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं तो मत सुनो, घर वाले कह रहे हैं मत सुनो। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपको कौन सी वैकेंसी के अंदर लगना है, उसके ऊपर ही ध्यान आपको रखना है। समझे बात को। तो सभी का यहाँ तक के लिए धन्यवाद। कल हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।